हेलो दोस्तों, वेलकम टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। तो ये पार्ट 2 है आईसीसीआर के क्वेश्चंस का असिस्टेंट का, जो कि पार्ट 1 मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक। तो ये है पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक हम लोग देखेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग आई आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। और चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स बिलोंग्स टू विच कंट्री। बस पूछ रहा है सेरेना विलियम्स कौन से देश के हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट टेनिस प्लेयर्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। देखिए, राफेल नाडाल, आपने सुना होगा नाम राफेल नाडाल, ये बिलोंग करते हैं स्पेन के। ओके, स्पेन के ये हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच ये हैं सर्बिया के। ठीक है, सर्बिया से रिलेटेड बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच। इंपॉर्टेंट टेनिस प्लेयर के नाम जो है आपको याद रखना है। इसके बाद है रॉजर फेडरर। ठीक है, रॉजर फेडरर ये बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से। ठीक है, स्विस प्लेयर हैं। ओके, तो ये तीन चार नाम आप याद रखिए, बस इंपॉर्टेंट है। और तो वैसे बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, अगला देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आया था अंडर द कैटेगरी ऑफ मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 फिफ्थ एडिशन ऑफ द एनुअल क्लीनलीनेस प्रोग्राम। ओके, तो देखिए पूछ रहा है सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है। इसका लगातार 4 साल से इंदौर ही रहा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इंदौर लगातार 4 साल से हमारा सबसे क्लीनेस्ट सिटी रहा है, 10 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा जो भी है उनके मतलब कैटेगरी में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर ले सकते थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, नोम पेन जो है वो किसका कैपिटल है, किस कंट्री का राजधानी है नोम पेन। आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ये पूरा स्टैटिक जीके से है, जिसको पता होगा वो कर ले जाएगा, वरना आप यहाँ पे फंस सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको कैपिटल करेंसी वगैरह याद करके चलना है। पूरा ये जो पेपर था ज्यादातर आपका रिवर्स, मतलब ज्योग्राफी से रिवर्स आया था, और बुक्स एंड ऑथर आया था। कैपिटल करेंसी से बहुत क्वेश्चन था। ओके, तो बेसिकली स्टैटिक जीके को आपको टेस्ट करा मतलब किया जा रहा था इसमें। तो अब देखिए जो बाकी सारे कंट्रीज लिखे हैं इसका आप कैपिटल करेंसी देख लीजिए। जैसे कि कतर है, कतर का कैपिटल है दोहा और करेंसी है रियाल। ठीक है, दोहा और करेंसी है आपका रियाल। इसके बाद है फिलीपींस। फिलीपींस जो है इसका आप याद रखिए कैपिटल है मनीला। ठीक है, फिलीपींस मनीला, और इसका करेंसी है फ्रेंड्स पेसो। ठीक है, पीसो इसका भी करेंसी है। और कंबोडिया का कैपिटल तो नॉम पेन आपको याद है। ओके, और इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन जो था, अगला ऑप्शन शायद मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। ठीक है, अगला ऑप्शन थोड़ा कट गया है फ्रेंड्स। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ जापान। तो जापान का करेंसी क्या है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। येन हो जाएगा जापान का करेंसी। अब देखिए ये रूबल लिखा है, ये रोबल स्पेलिंग गलत है, ये हो जाएगा रूबल, RUBBL। ठीक है, ये है आपका रशिया का करेंसी। ठीक है, रिंगिट जो है, रिंगिट है मलेशिया का करेंसी। ठीक है, और युआन आपको पता ही है फ्रेंड्स चाइना का है। चाइना का दूसरा करेंसी क्या है, रेन मिम्बी। ठीक है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड। अगेन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आप, ये पहला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का आपका, मतलब लगभग उसी टाइम का है। तो 1885 में पहला सेशन हुआ था आपका, बम्बई में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था, और इसके कौन थे प्रेसिडेंट, बदरुद्दीन त्याबजी। ठीक है, बदरुद्दीन त्याबजी याद रखिए, 1885 में हुआ था। ओके, 1905 में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट डेट्स ये सब दिया हुआ है। देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन थे हमारे, ये कौन वाइस रॉय, और हुआ था ये क्या, बंगाल सेपरेशन।
ठीक है, बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में। हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सही है। 1920 में क्या हुआ था आपका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद देखिए 1858 में क्या हुआ था, क्राउन्स रूल आया था, ठीक है, महारानी का जो रूल आया था वो आया था। 1857 के क्रांति जो 1857 के रिवोल्ट के बाद ये क्राउन्स रूल आया था 1858 को, ठीक है। ये इस ईयर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम कश्मीर वैली। देखिए रिवर्स के बारे में बहुत क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कश्मीर वैली से कौन सा रिवर ओरिजिनेट करता है, ठीक है, कश्मीर वैली से। ऑब्वियसली कश्मीर आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, झेलम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए झेलम के बारे में कुछ जान लीजिए कि झेलम कहाँ से निकलता है। ये वेरीनाग करके एक वाटर स्प्रिंग है, कहाँ पे, पीर पंजाल रेंज में, ठीक है, पीर पंजाल रेंज में, वहां से निकलता है झेलम नदी आपका, ठीक है, झेलम नदी वहां से निकलता है। और इसके बाद ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है गंडक, ठीक है। गंडक नदी जो है इसको सप्त गंडक भी बोला जाता है, नारायणी बोला जाता है, कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है, नेपाल का सबसे बड़ा नदी ये गंडक नदी है, ठीक है। और ये नेपाल में फ्लो करता है बेसिकली, और इंडिया को जब ये घुसता है तो कहाँ पे घुसता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि आश्रम था ना हमारा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहाँ पे वो घुसता है बिहार में, ठीक है, गंडक नदी, याद रखिए फ्रेंड्स। और 300 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये गंगा पर जाके मिल जाता है, गंगा में, कहाँ पर, पटना में, ठीक है। अगला देखिए भागीरथी लिखा हुआ है, तो भागीरथी जो है ये नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है, और मतलब गंगा से ही निकलता है। और ये कौन कौन से सिटी में फ्लो करता है, देवप्रयाग, ठीक है, गंगोत्री एक जगह का नाम है, उत्तर काशी में, ठीक है, उत्तर काशी, और इन सब जगह में ये फ्लो करता है। अब यहाँ से एक छोटा सा आपको स्टैटिक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आता है सारे एग्जाम में। बेसिकली आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो हमारे 4 प्रयाग हैं इनका नाम आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। इसका आंसर तो झेलम हो जाएगा। आप देखिए 4 प्रयाग है उनका नाम आप नोट कर लीजिए। पहला है आपका देव प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग। उसके बाद है रुद्र प्रयाग। उसके बाद है कर्ण प्रयाग, ठीक है, मैं कर्ण लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद है विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग। अब देखिए चारों का सम्मेलन, मतलब कौन कौन दो नदी मिलके ये जगह बनाते हैं, ठीक है। देव प्रयाग जो है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा, अलक लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अलकनंदा, ये मिलके क्या बनाते हैं, देव प्रयाग। अब देखिए रुद्रप्रयाग जो है वो मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है, ये मिला के बनाते हैं रुद्रप्रयाग। अब एक कर्णप्रयाग, पिंडौर और अलकनंदा मिलके बनाते हैं कर्णप्रयाग। अगला देखिए लास्ट जो है विष्णु प्रयाग, ये बनाते हैं धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा और अलकनंदा। तो अलकनंदा चारों में है, ठीक है, याद रखने में आपको इजी हो जाएगा। पहला है भागीरथी अलकनंदा बनाते हैं देवप्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग, पिंडौर अलकनंदा मिलकर बनाते हैं कर्णप्रयाग, और धौली गंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग। 4 पॉइंट याद रखिए, एग्जाम्स में ये आ जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है सतलज, इसके बारे में देखिए, सतलज के बारे में, सतलज जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है, जो हमारे 5 नदियां बहती है पंजाब में, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलज। इसमें से सतलज जो है सबसे लंबा नदी है, ठीक है। और ये इंडस रिवर जो है हमारा, सिंध नदी हिंदी में बोला जाता है, इसका एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये कैलाश पर्वत से निकलता है, और किस सिटी में फ्लो करता है फ्रेंड्स, बेसिकली अमृतसर में फ्लो करता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड्स आपके सारे जो क्वेश्चंस है सभी के रिलेटेड जो जो पॉइंट्स बन सकते हैं एग्जाम में, स्टैटिक पॉइंट्स, सभी को मैं आपके लिए डिस्कस करता चल रहा हूँ। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जितने भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, क्योंकि यही पैटर्न है जो अभी आ रहा है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस सेशन को पूरा देखिए फ्रेंड्स, ओके। और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, जो भी आने वाले जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 22,
द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो देखिए 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक्ट डील्स विथ व्हाट, ये पूछ रहा है 103 नंबर का जो अमेंडमेंट है वो किससे डील करता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण किया गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, उसी के लिए ये आया था 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो सब इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये जो हुआ था जीएसटी का इंट्रोडक्शन, वो कौन सा बिल था, 122वां बिल था, 122nd बिल था। ठीक है, कब आया था, 2016 में, आपको पता था, जो जिस टाइम पे आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, उसी टाइम पे आया था। ठीक है, 122nd बिल। अगला देखिए एक्सटेंशन ऑफ एससी एंड एसटी रिजर्वेशन इन लोकसभा, तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन सीट का जो हुआ था वो कौन सा अमेंडमेंट था, ये था आपका 95th अमेंडमेंट। ठीक है, 95th अमेंडमेंट एक्ट था 2009 का। ठीक है, याद रखिए। अगला देखिए लास्ट ऑप्शन जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, जो एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। तो ये किस पे आया था, ये कौन सा था, 123rd बिल था। ठीक है, और कब का था ये, 2017 का। ये सब नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 23rd। द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इज एडमिनिस्टर्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। ठीक है, आईसीएमआर के बारे में पूछा है। अब आप सोचिए थोड़ा, क्यों पूछा होगा आईसीएमआर के बारे में, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। तो बेसिकली ये एक ऐसा बॉडी है हमारे देश में जो कि सारे बायोलॉजिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च वगैरह कंडक्ट करवाती है। तो इसी के लिए ये क्वेश्चन आया है। ओके, बस पूछा ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, अब देखिए आईसीएमआर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिए। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, और इसके जो अभी हेड है उनका नाम है बलराम भार्गव साहब। ठीक है, बलराम भार्गव। ओके, और ये 1911 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये आप देखिए अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया फिर से। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन ए फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज कॉल्ड एज, आग से नष्ट हुए फर्नीचर के लिए प्राप्त बीमा दावे को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पहले तो इसके जो ऑप्शंस है मैं वो आपको समझा देता हूँ। चार ऑप्शन इसमें दिया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद लिखा हुआ है आपका कैपिटल रिसिप्ट, फिर लिखा हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। पहले आप याद रखिए, मतलब पहले आपको डिफरेंस जानना है कैपिटल और रेवेन्यू, ये दोनों टर्म क्या होता है। देखिए कैपिटल जो होता है, कोई भी चीज, कैपिटल मतलब पहला इन्वेस्टमेंट जो एक बिजनेस के लिए आप करते हैं, आप करें इंडिविजुअली या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन करे या फिर कंपनी करे, जो पहला इन्वेस्टमेंट आप करोगे कोई भी चीज को खरीदने के लिए, उसका प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रॉ मटेरियल जहां से आप लाओगे, जिस उसके लिए जो पैसा इन्वेस्ट करोगे आप उस प्रोजेक्ट में, उसको कहा जाएगा आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। ठीक है, तो उस खर्चे को आपको कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में आपको एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे कि अगर आपका एक बिजनेस है जिसमें कि आपका एक कंपनी है और उसको कुछ चीजों का मेंटेनेंस करना है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स का करना है। फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या होता है, एसेट्स मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो कि आपको फ्यूचर में जाकर उसका कुछ वैल्यू रहेगा, मतलब वो कुछ आपको इनकम लाके देगी, कुछ प्रॉफिट देगी। ठीक है, और अभी वो आपके पास में है। ठीक है, जैसे कि आपका लैंड हो सकता है, जमीन हो सकता है, ठीक है, बिल्डिंग हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट, मशीनरी हो सकता है जिसमें कि आप कुछ अपना बिजनेस का काम कर रहे हो, उससे आपको कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो प्रॉफिट देगा आपको बाद में। ठीक है, कोई प्लांट हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फैक्ट्री हो, मशीनरी हो, ठीक है, कंप्यूटर, व्हीकल, ट्रक, कोई भी चीज आप ले सकते हैं जो कि बिजनेस में, तो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, खर्चा उसमें जो लगता है आपका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगला देखिए क्या लिखा है, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मतलब लेखा जोखा है, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग वगैरह है, वो सब चीज को बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरीके से है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए अब रेवेन्यू मतलब क्या है, देखिए रेवेन्यू मतलब है जो भी पैसा आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है,
कैपिटल मतलब है पहले स्टेज में, कैपिटल मतलब है फर्स्ट स्टेज में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू मतलब है फाइनल स्टेज में जो आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। जो आपको, मान लीजिए आपने कुछ पेन तैयार किया, पेन बनाने का आपका कंपनी है, तो पेन आपको बनाने के लिए पहले जो जो खर्चा चाहिए वो सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी है वो सब आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में, ओके। कैपिटल आप उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपका जब प्रोडक्शन हो गया, फिर आपने पेन को बेच दिया, सब कर दिया, उसके बाद आपको जो प्रॉफिट मिला उसको बोला जाएगा रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन यू हैव मेड, ओके। तो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसको, उसका जो खर्चा पानी है, मतलब वो जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया उस चीज को अगर आप यूज करोगे फ्यूचर में किसी मेंटेनेंस के लिए, मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने मेंटेनेंस का बात बोला था, अगर आप कैपिटल डायरेक्टली जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसी टाइम पे आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, मतलब आपका फाइनल प्रोडक्शन नहीं हुआ है, उससे पहले अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में जाएगा। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू जनरेट हो गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद आप मेंटेनेंस कर रहे हो किसी चीज का, अपने एसेट्स का या फिर कोई भी चीज का, तो उसको बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब रेवेन्यू से जो आप खर्चा कर रहे हो, और रेवेन्यू रिसिप्ट वही सेम चीज है, उससे उसका जो लेखा जोखा रिसिप्ट्स वगैरह अकाउंट्स है उसी को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंड। ये सब मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। इसका बेसिक ज्यादा डीप डेफिनेशन भी होता है, इतना अंदर आपको घुसने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी का बेसिक चैप्टर है ये सब, अकाउंटिंग के रिलेटेड है। तो इसमें उन्होंने फाइनेंस और अकाउंटिंग रखा था, तो ये इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। मान लीजिए आपका जो फर्नीचर है, तो इसमें क्या बोला है, फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया गया है। फर्नीचर आपने खरीदा था, ठीक है। जब फर्नीचर आपने खरीदा था तो आपने क्या किया, इंश्योरेंस करवा दिया इसका। मान लीजिए फर्नीचर को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, कभी ये लॉस हो गया, जैसे कि फायर से जल गया, आग से जल गया, तो इसका कुछ इंश्योरेंस कंपनी से, कोई भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवा दिया, और वो आपको कुछ अमाउंट ऑफ पैसा इसका दे देगी, इसका भरपाई के लिए। तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है ना, कुछ जिम्मेदारी ले रही है कि हाँ अगर कुछ हुआ तो मैं इसका दे दूंगा। तो ये क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट के खाते में जाएगा। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, आपसे कुछ उधार लिया है, आपने इन्वेस्ट किया है इंश्योरेंस कंपनी में, ओके। तो आपने डायरेक्ट अपने कैपिटल से इन्वेस्ट किया है, तो उसको इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स के लेखा जोखा में उसको इंक्लूड किया जाएगा। बस यही इसका आंसर है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, रेवेन्यू और कैपिटल के जो डिफरेंस मैंने बताया उन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है रानी रुद्र दमन, ठीक है। देखिए रानी रुद्र दमन देवी अवार्ड, रानी रुद्रदमन देवी अवार्ड category under the Nari Shakti पुरस्कार is given to which among the following recognizing their outstanding performances, ठीक है। देखिए जो महिला लोग होते हैं उनको ये एक रानी रुद्रमा देवी अवार्ड दिया जाता है, नारी शक्ति पुरस्कार है इसका नाम, जो कि अगर जो वुमेन लोग हैं वो अच्छा काम करते हैं, ठीक है, सोसाइटी के लिए, तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, ओके। तो देखते हैं ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पंचायत और विलेज कम्युनिटी में दिया जाता है, ओके। इसका आंसर ही हो जाएगा पंचायत और विलेज कम्युनिटी में, पंचायत और ग्राम समुदाय में अगर कोई महिलाएं हैं वो लोग कुछ काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक है। अब देखिए ये किसके तहत दिया जाता है, कौन देता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये इसको देती है पुरस्कार। और इसको पहले क्या जाना जाता था, स्त्री शक्ति पुरस्कार इसको माना जाता था, पहले इसका नाम यही था, और इसमें 1 से 2 लाख रुपए आपको दिया जाता है, और ये 1999 में 1999 में इसको पहले दिया गया था, ओके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज रेगुलेट्स द रीजनल रूरल बैंक्स। इजीएस्ट क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। रीजनल रूरल बैंक जो हमारे होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, उनका मैनेजमेंट कौन करता है, आंसर हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड हमेशा आरआरबी को मेंटेन करता है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में हम देखेंगे। पहला है IRDAI, ये क्या है, इंश्योरेंस, इसका फुल फॉर्म पहले आप नोट कर लीजिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है।
जो कि क्या करती है, जितने भी हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं उनको रेगुलेट करती है और उनको उनका प्रमोशन करती है। ओके, और इसको कब फाउंड किया गया था? 1999 में इसको फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में, याद रखिए प्लीज, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? सुभाष, ठीक है, सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है, सुभाष चंद्र खुंटिया इसके चेयरमैन है अभी। अगला देखिए, अगला क्या है? सेबी। सेबी भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स। सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये सेबी एक्ट 1992 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, सेबी एक्ट 1992 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। सेबी एक्ट 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और जो सिक्योरिटीज मार्केट होती है हमारा, उसको ये उसका देखरेख करती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? चेयरपर्सन अजय त्यागी साहब है। ठीक है, अजय त्यागी एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। अगला देखिए, जो कि इसका आंसर है नाबार्ड। इसके बारे में देखते हैं। पहला, नाबार्ड का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, वित्तीय संस्था है, जो कि क्या करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रचित किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में चलती है। और ये क्या करती है, जो भी हमारे ऑपरेशन है प्लानिंग और कमीशन से रिलेटेड, जो भी क्षेत्र, जो भी हमारे एग्रीकल्चर फील्ड है, मतलब एग्रीकल्चर मतलब कृषि कृषि विभाग है, उसमें जब भी हम लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट लेते हैं, उसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है रूरल एरियाज में। ठीक है, रूरल एरियाज में याद रखिए, मतलब गांव के इलाकों में। ठीक है, अर्बन में नहीं, गांव वाले इलाकों में। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये लोन देने का काम करती है। कौन? नाबार्ड। ठीक है, और इसका फाउंडेशन ईयर याद रखिए 1982। ठीक है, 1982 इसका है फाउंडेशन ईयर। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन का नाम क्या है? हर्ष कुमार बनवाला। ठीक है, हर्ष कुमार बनवाला। ओके, अब देखिए 1982 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, अब देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है? नीति आयोग। नीति मतलब, नीति का फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इसका काम क्या है? ये 2015 को फॉर्मेशन हुआ था, 1 जनवरी, जब मोदी जी आए थे। नेशनल प्लानिंग कमीशन पहले था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम में था, 1952, आपको पता होगा। 5 ईयर प्लानिंग कमीशन वगैरह आता था, तो उसको मोदी जी ने रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से। ठीक है, जिसका कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? हमारे पीएम, जो कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। और ये क्या करता है? पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। ठीक है, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके पॉलिसी मेक करता है। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। एज पर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज्ड इन 2020। ठीक है, ये एक इंडेक्स रिलीज हुआ था फ्रेंड्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें इंडिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिजाइन? तो इंडिया किस टाइप का, मतलब ये था, मतलब डेमोक्रेसी कौन सा टाइप का इंडिया को रेट किया गया था? पहला देखिए, ऑथोरिटेरियन रिजाइन, सत्तावादी, फुल डेमोक्रेसी, पूर्ण लोकतंत्र, फ्लॉड डेमोक्रेसी, दोषपूर्ण लोकतंत्र, या फिर हाइब्रिड रिजाइन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लॉड डेमोक्रेसी। मतलब कुछ फ्लॉज, मतलब कुछ कमियां हैं हमारे लोकतंत्र में, पूरा फुल डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ तो करप्टेड है ना। आपको पता ही होगा पॉलिटिक्स में कितना करप्शन चल रहा है, तो कुछ करप्टेड है। उसी रेटिंग में, रैंकिंग में इंडिया को रखा गया है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द त्र्यंबक प्लेट्यू? अब देखिए फिर से रिवर का कितना क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारा रिवर आपको टिप्स में होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स के बारे में एक स्पेशल क्लास में लेके आ जाऊंगा, जिसमें कि सारे रिवर्स के ओरिजिनेशन और उसका कहाँ से वो डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ पे जाके खत्म होती है, कहाँ से निकलती है, और उसका सहायक नदी कौन कौन से हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम एक अच्छा सा सेशन कर लेंगे। ओके,
तो सारा रिवर्स आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा त्र्यंबक प्लेट्यू से हमारा निकलती है गोदावरी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। अब गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है साउथ इंडिया में। ओके, अब देखिए इसमें जो चार ऑप्शन है इसमें से कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, कोसी और गोदावरी इन दोनों के बारे में बोलता हूँ। तो गोदावरी है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नदी है गंगा के बाद में, ठीक है, गंगा तो लॉन्गेस्ट है, इसके बाद कौन सा है, गोदावरी है। और ये त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से निकलती है जो कि महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू, ठीक है। और ये किस किस राज्य से जाती है, तेलंगाना से जाती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर बंगाल में जाके गिर जाती है। ओके, अब देखिए कोसी के बारे में, कोसी को आपको पता है सौरव विहार बोला जाता है, बहुत बाढ़ लाती है बिहार में। तो कोसी ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब तिब्बत, नेपाल और इंडिया, इनके बीच में जो बाउंड्री वगैरह है, बॉर्डर है, इसमें ये बहती है कोसी नदी, और इंडिया में बिहार में आके बहती है। ओके, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 29, बोल रहा है बी डोऊ, ठीक है, बी डोऊ एक सैटेलाइट का नाम है। बी डोऊ ऑफन सीन इन न्यूज इज द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो बी डोऊ से आपको याद रखना है चाइना, बस इसमें ज्यादा कुछ देखने का नहीं है, बस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत कम था इस बार एग्जाम में, ज्यादातर स्टैटिक जीके से उन्होंने पूछा था। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि है व्हाट आर द यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स। देखिए ज्योग्राफी से बहुत इंपॉर्टेंस, ज्योग्राफी का बहुत क्वेश्चन आया फ्रेंड्स। ओके, देखिए जो यंगर डिपॉजिट्स है इसका फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स मतलब जहाँ पे बाढ़ आते हैं ना, बाढ़, जिन मैदानों में बाढ़ आते हैं तो उसका जो मतलब यंगर डिपॉजिट है उसको क्या बोला जाता है, उस मिट्टी को क्या बोला जाता है, आंसर हो जाएगा खादर। अब इसमें चार चीजें, चारों चीज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए भाबर, भंगर, कंकर और खादर, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल टॉपिक का ये है। मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। देखिए पहले देखिए जो भांगर है और खादर है, इन दोनों को देखिए पहले, ऑप्शन नंबर बी और डी को देखिए, भांगर और खादर, ठीक है। भांगर क्या है, इसको बोलते हैं हम ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम न्यू एलुवियल सॉइल। ये नया है और ये ओल्ड है, भांगर वाला ओल्ड है, ठीक है। अब देखिए भांगर क्या होता है, जहाँ पे हमारे मतलब बाढ़ आता है, ठीक है, जहाँ पे बाढ़ वगैरह आता है, फ्लड आता है, तो वहां पे ये नहीं रहता है, मतलब उससे थोड़ा बाद रहता है। मतलब ये देखिए थोड़ा मतलब आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि ये नदी वगैरह है, नदी है, ठीक है, और नदी के आसपास वाले इलाका जो है वहां पे बाढ़ आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लो लेवल एरिया है, मतलब बाढ़ आने का ज्यादा चांस यहाँ पे है। और अगर मान लीजिए थोड़ा प्लेट्यू वगैरह है, थोड़ा चढ़ाई ऊंचाई है, तो वहां पे बाढ़ कम आएगा। तो ये जो ऊंचाई वाला जगह है इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये भांगर, ठीक है, भांगर, जहाँ पे बाढ़ नहीं आने का चांस कम है। और ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे खादर। बस आपको ये याद रखना है, खादर में बाढ़ आने का चांस है और भांगर में चांस नहीं है। और ये है हमारा न्यू एलुवियल सॉइल, ये है ओल्ड एलुवियल सॉइल, बस इतना चीज याद रखना है भांगर और खादर से। अगला देखिए पहला ऑप्शन है भाबर। अब देखिए भाबर क्या है, भाबर है जो हमारे हिमालय वगैरह है, हिमालय और शिवालिक है, उसका जो स्लोप है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा मिटा देता हूँ, मिटा के क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये देखिए जैसे ये हमारा हिमालय है, ठीक है, हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय पहाड़ है। तो पहाड़ से यहाँ से मतलब आ रहा है, मतलब नदी बह रहा है, ठीक है। नदी जब बह के आ रहा है तो वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ कुछ पत्थर वगैरह, जो छोटा छोटा सफेद सफेद का पत्थर होता है ना, पीबल्स उसको बोला जाता है, पीबल्स, ठीक है। तो ये सब बिखेर देगा, मतलब यहाँ वहाँ लेके चला जाएगा। तो ये सब जो पीबल्स बिखेरता है, वो जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं भाबर, ठीक है, भाबर उस एरिया को बोला जाता है, ठीक है। अब और एक है कंकर। कंकर बेसिकली एलुवियल सॉइल के प्लेन्स को ही हम कंकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ओके, तो यहीं पे हम खत्म करते हैं, नहीं तो क्लास लंबा हो जा रहा है। टोटल 60 क्वेश्चंस आया था फ्रेंड्स, आज मैं आपको 30 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस इसका पार्ट 2 में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
तो कैसा लगा क्लास आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, और दिन दिन में 1 घंटा अपने बॉडी को और योगा को ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो चलता हूँ, मिलते हैं सेकंड पार्ट में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक करेंगे। ओके, और इसका बाकी जो है इंग्लिश और रीजनिंग उसका भी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एनालिसिस लेके आने के लिए। और अगर किसी के पास बाकी कुछ जो पेपर हुए थे एलडीसी या फिर जो जूनियर सीनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर, कोई भी पोस्ट हो, जिसका भी कोई अगर स्क्रीनशॉट भेज के आप भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप में, मैं आपका उसका भी एनालिसिस और डिस्कशन करवा दूंगा। ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए रहता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।